Okay, good morning, students. Today we start a new chapter, and the chapter name is money. It is very simple chapter, easy chapter. So we start. देखो, firstly we discuss about the money. What do you mean by मनी? देखो, मनी के बारे में आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मनी क्या है। मनी को हिंदी में बोला जाता है मुद्रा। तो व्हाट डू मीन बाय मनी? देखो, मनी इज़ ए थिंग। मनी एक चीज़ है जिसे कॉमनली एक इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है विद ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इज कॉल्ड मनी। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे कॉमनली हर कोई पर्सन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और मनी को दे के हम कोई भी गुड्स को, वांट्स को, सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मनी इज़ ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मतलब मनी के बदले हम कोई भी गुड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और सामने वाला पर्सन मनी को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, बिकॉज मनी इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड इन द इकोनॉमी। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे कॉमनली सबको क्या करनी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी, जिसे क्या बोला जाता है, मनी बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड। एक ऐसी चीज़ जिसे कॉमनली हर कोई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब किसी बदले की चीज़ के बदले, तो इस इज कॉल्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल, आप शॉप पे गए, आपने 10 kg शुगर परचेज किया। अब 10 kg शुगर के बदले आपने क्या दिए, उसे 100 रुपीज़ दिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी। मनी वो 100 रुपीज़ लेने से मना नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ द लीगली बाउंड। किसी भी इकोनॉमी में आप रहते हो और उस इकोनॉमी के अंदर अगर कोई मनी कानूनी तौर से इशू की गई है, लीगली रूप से उसे इशू की गई है, तो उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इट इज़ ए लीगली एक्सेप्टेबल ऑफ एवरी पर्सन लिव्ड इन द इकोनॉमी। अगर उस इकोनॉमी में वो पर्सन रह रहा है तो लीगली बाउंड है, इसे मनी क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इट इज़ कॉल्ड एज मनी। तो मनी का मतलब होता है इट इज़ ए एक्सेप्टेड ऑफ, कॉमनली एक्सेप्टेड ऑफ एवरी पर्सन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। उसे क्या बोला जाता है, मनी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए रुपीन इन इंडिया इज ए मनी। जैसे इंडिया के अंदर कौन सी मनी चलती है, रुपी। तो इट इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हर के लिए क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड है। मनी को कोई भी रुपी को लेने से, रुपी हमारी देश की करेंसी, और उसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। तो रुपी इन इंडिया इज़ ए मनी। जैसे इंडिया की करेंसी मनी कौन सी है, रुपी। और रुपी एक कॉमनली एक्सेप्टेड, इंडिया के अंदर रुपी लेने से कोई मना नहीं कर सकता। रुपी को कॉमनली सब क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लाइक एज यूएसए की मनी की बात करें तो क्या है, डॉलर। इट इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर। अगर अमेरिका के अंदर कोई भी गुड्स सर्विस एक्सचेंज करनी है तो क्या पे करना पड़ेगा, यूएस डॉलर पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की मनी क्या है, डॉलर। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी। तो आज के टाइम पे मनी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा, एक ऐसी कॉमनली थिंक है जिसे हर कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कोई भी गुड्स को, सर्विस को आप मनी दे के एक्सचेंज कर सकते हो। तो मनी के द्वारा ही गुड्स एंड सर्विस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी। जैसे इंडिया की मनी कौन सी है, रुपी। तो रुपी को अपने इंडियन पर्सन अपनी इकोनॉमी के अंदर लेने से मना नहीं कर सकता है। इट इज़ ए लीगली बाउंड। अगर वो मना करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह का केस हो जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी। लेकिन अगर पुराने दिनों की बात करें, आज से 100 साल, 200 साल, 300, 400, एक साल पहले बात करें, पुराने दिनों की बात करें, ओल्डन डेज, तो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो गुड्स के बदले गुड्स क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। अगर मैं पुराने दिनों की बात करूँ तो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, की गुड्स के बदले गुड्स क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। जिसे क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था, जब मनी नहीं थी। जब देखो, आज तो मनी है, अगर कोई भी चीज़, गुड्स, सर्विस हमें चाहिए तो हम मार्केट में जाते हैं, पैसे देके वो गुड्स एंड सर्विस लेके अपनी नीड्स वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन ओल्डन डेज, पुराने दिनों की बात करें तो अपनी नीड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास मनी तो थी नहीं, तो गुड्स के बदले गुड्स क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। अगर आपको शूज़ चाहिए तो, और आपके पास वीट है, तो वीट दे के आप शूज़ परचेज कर लेते थे। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए बार्टर सिस्टम। उसे क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था। तब मनी की वैल्यूएशन नहीं हुई थी, तब मनी नहीं थी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक कोबलर वुड मेक शूज़, एक मोची एक शूज़ बनाते हैं, रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर। और फार्मर से क्या लेता है, वो वीट लेता है। मतलब कोबलर के पास शूज़ है और फार्मर के पास वीट। अगर फार्मर को शूज़ चाहिए तो उसे क्या देना पड़ेगा, वीट देना पड़ेगा। अगर कोबलर को वीट चाहिए तो उसे क्या देना पड़ेगा, शूज़ देना पड़ेगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए बार्टर सिस्टम। इसे क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती थी और अपनी नीड वांट को क्या किया जाता था, सेटिस्फाई किया जाता था। इट इज़ कॉल्ड एज ए बार्टर सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम बोला जाता है। इसे सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना। इट इज़ कॉल्ड एज सीसी इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी। मतलब
गुड्स के बदले गुड्स क्या करना, एक्सचेंज करना। इट इज कॉल्ड एज ए बार्टर सिस्टम। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी एन इनसफिशिएंट सिस्टम। देखो उस समय नीड्स बहुत ज़्यादा होती थी। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, तो मान लो आज मुझे शूज़ की नीड है और मेरे पास वीट है। अब सामने वाले पर्सन को वीट नहीं चाहिए, तो मुझे वो पर्सन फाइंड आउट करना पड़ता था जिसे एक्चुअल में वीट की नीड हो, फिर उसके साथ मैं वीट को एक्सचेंज करके क्या करता था, शूज़ परचेज करता था। तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि उस पर्सन को एक्चुअल में फाइंड आउट करना जो मेरे पास प्रोडक्ट है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इनएफिशिएंट सिस्टम था। तब लिमिटेशन इतनी बढ़ गई बार्टर सिस्टम की, फिर बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके क्या इवैल्यूएट हुआ, मनी को इवैल्यूएशन करना पड़ा। जहाँ पर बार्टर सिस्टम की इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिमिटेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं, लोगों की नीड्स वांट्स बढ़ने लग जाती है और एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर वहाँ पे क्या इन्वेंट होती है, मनी इन्वेंट होती है। तो मनी का मतलब एक कॉमन मीडियम हो, तो एक मनी इन्वेंट की गई। मनी का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की गई जिसे कॉमनली हर कोई पर्सन ईजिली क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड। तो उस टाइम में जब मनी इन्वेंट हुई तो उस टाइम में गुड्स के बदले गुड्स नहीं बेची जाती थी। इंस्टेड गोल्ड्स सोल्ड फॉर मनी, गुड्स के बदले मनी उन्हें रिसीव होती थी। मतलब गुड्स बेचते थे किसके लिए, मनी के लिए, क्योंकि मनी एक कॉमनली मेथड, कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर लेते, सबने एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ पे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं, इनएफिशिएंट बार्टर सिस्टम हो जाता है, वहाँ पर मनी इवेल्युएट होती है, मनी इवेंट होती है। फिर बार्टर सिस्टम को स्टॉप करके गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज नहीं होती थी, फिर गुड्स के बदले क्या एक्सेप्ट की जाती थी, मनी एक्सेप्ट की जाती थी। अगर पुराने दिनों में बात करें तो सबसे पहले मनी कौन सी थी, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। फिर चांदी और सोने के सिक्के के बाद क्या है, अलॉय मेटल्स आए, मतलब अलॉय मेटल्स के सिक्के आने शुरू हो गए। फिर पेपर मनी आनी शुरू हो गई, पेपर नोट्स हमारे पास, कॉइन्स के सिक्के भी हमारे पास हैं। आज हम घर में चांदी सोने के सिक्के भी रखते हैं। फिर चांदी सोने सिक्के के बाद क्या है, अलॉय मेटल्स, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के आने शुरू हो गए, 5 के सिक्के आने शुरू हो गए। फिर उसके साथ पेपर मनी भी आई, जैसे कागज़ के नोट आए। फिर अब कागज़ नोट के बाद आज कौन सी मनी चलती है, लेटेस्ट मनी कौन सी है, प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज। तो धीरे धीरे मनी की क्या हो रही है यार, ये वैल्यूएशन होनी है यार। मनी भी आज के टाइम में क्या हो चुकी है, मॉडर्न। लेकिन अगर आप देखो बहुत तरह की मनीज होती है, वो आने वाली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मनी का मतलब समझ में आ गया। मनी इट इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हर कोई पर्सन कॉमनली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब गुड्स के बदले आप गुड्स एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती है, गुड्स के बदले हम मनी देके अपनी नीड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हो। और मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेबल है, मनी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिस देश में मनी को लीगली बाउंड किया गया है, लीगली इशू किया गया है, कोई भी पर्सन उस इकोनॉमी में उस मनी को लेने से मना नहीं कर सकता है। तो इट इज़ कोल्ड एज ए मनी। अगर पुरानी मनी की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के सिक्के चलते थे। अगर आज से अकबर टाइम की बात करें, मुगल राज्य की बात करें, तो चांदी सोने के सिक्के के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। फिर उसके बाद और इवैल्यूएशन, और टेक्नोलॉजी आई, फिर अलॉय मेटल्स कॉइन्स आ गए, फिर उसके साथ पेपर मनी, कागज़ के नोट आने शुरू हो गए। अब चांदी सोने के सिक्के नहीं चलते मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, अब क्या चलते हैं, कॉइन्स, पेपर नोट्स चलते हैं। फिर उसके बाद अब नई इवैल्यूएशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आने शुरू हो गए, वो भी एक मनी का ही फॉर्म है, जिसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी हम अपनी नीड्स वांट्स गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे टाइप्स ऑफ मनी बोलते हैं, जो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ कोल्ड एज मनी। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि मनी के फीचर्स क्या हैं, व्हाट डू फीचर्स ऑफ मनी। देखो मनी सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, और बदले मनी दे के अपनी नीड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो एज ए सेविंग, कई लोग करते हैं, बैंकों में सेव करते हैं, घर में सेव करते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, LIC, कॉमर्शियल पेपर्स, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम मनी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मनी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बैंक्स के अंदर, घरों में। फिर मनी की एक एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब मनी के एक आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे 10 रुपीज़ है, अगर आप मार्केट में जाओगे 10 रुपीज़ लेके, तो आपको 10 रुपीज़ की ही चीज़ मिलेगी। मतलब हर मनी की, हर रुपये की क्या एक वैल्यू है जिसे आप मेजर कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड आल्सो एज मनी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे मनी में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में। अगर आप 100 रुपये लेके गए मार्केट के अंदर, तो आपको 100 रुपये की गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू मेजर की गई है। तो हर मनी की आप वैल्यू क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और उसके हिसाब से अपनी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो। फिर मनी यूज्ड इज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब मनी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, डेफर्ड पेमेंट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स में भी यूज़ आप कर सकते हो। मतलब आज मुझे किससे पैसे लेने हैं, तो उसने मुझे
BR दे दिया तो मैं फ्यूचर में जाके उससे BR दे के पेमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मनी को आप फ्यूचर पेमेंट्स के रिगार्डिंग्स भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मनी इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर, कि आज मनी नहीं है तो उसे आपने बोल दिया कि 10 दिन बाद आके मनी ले जाना, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए डेफर्ड पेमेंट्स के रूप में भी मनी को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे डिस्काउंटिंग बिल्स करवा के BR BP बना के, तो हम डेफर्ड पेमेंट्स में मनी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर टाइप्स ऑफ मनी में डिस्कस करेंगे। तो मनी के मल्टीपल फंक्शन है, आप उसे स्टोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हो, उसे फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस है। सबसे बड़ा मेन फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप उसे देके कोई भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो, इसे स्टोर किया जा सकता है, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मनी की अपनी एक मेजर ऑफ वैल्यू होती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी, एक है मनी। तो अब डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं थी तो अब क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। और बार्टर सिस्टम की जब लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होगी, इनएफिशिएंट सिस्टम हो गया, फिर बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके क्या इवैल्यूएट हुई, मनी इवैल्यूएट हुई। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती। इसमें मनी तो थी नहीं, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना, इस इकोनॉमी को क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था। मतलब एक फार्मर के पास काफ़ी सरप्लस प्रोडक्शन पड़ा है राइस का, मतलब एक फार्मर के पास काफ़ी राइस पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, और यू आर लुक टू पर्सन हु नीड्स है, तो सबसे पहले वो ऐसा पर्सन देखेगा जिसे राइस की क्या हो, नीड हो। एट द सेम टाइम he says cloth, so what do you need for yourself, it is double coincidence of want, you want for cloth must coincidence with somebody wants for rice। और एक फार्मर, उसके पास काफ़ी राइस पड़ा है, काफ़ी सरप्लस प्रोडक्शन पड़ा है राइस का, अब वो एक ऐसे पर्सन की फाइंड आउट कर रहा है जिसे राइस की क्या हो, नीड हो, क्योंकि उसे क्लोथ की नीड है। और एक समय पे उसे ऐसा पर्सन चाहिए जिसे राइस की नीड और उसके बदले में उसे क्या मिल सके, क्लोथ मिल सके, तो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि उसे ऐसा पर्सन चाहिए जिसे उसको राइस देके क्या ले सके, उससे क्लोथ ले सके। तो अब ऐसे पर्सन को डिफिकल्ट करना काफ़ी मुश्किल होता था। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी में ऐसा पर्सन फाइंड आउट करो कि जिसे राइस की नीड और उसके पास क्लोथ भी होना चाहिए, सरप्लस क्लोथ भी हो, फिर जाके आप उससे अपनी गुड्स को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दूस पर्सन हु एक्चुअली नीड राइस, कि उसे एक्चुअल में नीड की राइस और उसके पास एक्चुअल में सरप्लस पड़ा हो किसका, क्लोथ का, तभी वो फार्मर उसके साथ गुड्स के बदले गुड्स क्या कर सकता था, एक्सचेंज कर सकता था। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एक्चुअल पर्सन। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस काफ़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहीं से बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके वैल्यूएशन की जाती है मनी की। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन अभी मैंने आपको ही बताई थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी मैंने आपको डिस्कस किया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है और उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी नीड को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, और उस पर्सन को उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में क्या हो, नीड हो। तो इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इस पर्सन, ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना इकोनॉमी में क्या था, काफ़ी डिफिकल्ट था। तो यहाँ पे फीचर्स क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, फिर तभी यहाँ पे मनी की क्या होती है, इवैल्यूएशन होती है। तो फिर से डिस्कस करते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज ए कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ ये सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, लिमिटेशंस कह लो इसकी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय पे द टू इंडिविजुअल्स आर इन ए पोसेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, कि एक समय पे उसी समय पे उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी गुड्स को लेके और उससे जो गुड्स चाहिए बदले में वो गुड्स क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे। छोटा सा एग्जांपल फिर से लेता हूँ, एक फार्मर को क्लोथ चाहिए और उसके पास क्या पड़ा है, सरप्लस राइस पड़ा है। अब वो एक ऐसे पर्सन को फाइंड करेगा जिसे एक्चुअल में राइस चाहिए और उसके पास उसे क्लोथ मिल सके एक समय पे। तो एक ही समय पे ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना है कि जिसके पास सरप्लस क्लोथ हो और उसे राइस चाहिए। अगर ऐसा पर्सन नहीं मिला तो आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करने में क्या होती थी, काफ़ी डिफिकल्ट होती थी कि जिससे आप अपनी गुड्स को क्या कर सको, एक्सचेंज कर सको। तो इट इज़ द मोस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तभी इस ड्रॉबैक्स को देख के मनी को इवेल्युएट किया गया, कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज को फाइंड आउट किया गया। फिर लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, जैसे यू कैन रिप्लाई 5 लाख, तो कैन यू गिव द आंसर इन ए बार्टर, क्या आप आंसर दे सकते हो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, नहीं दे सकते। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ,
देखो मनी के अंदर हर एक गुड्स एंड सर्विस की क्या होती है, वैल्यू होती है, और उतनी वैल्यू मनी के देके आप उस गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हो, परचेज। अगर आप 100 रुपये लेके गए मार्केट में तो आपको 100 रुपये की चीज़ मिल जाएगी, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपको राइस के बदले क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। अब आपकी राइस की वैल्यू ज़्यादा है और क्लोथ की वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में किसी गुड्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। सस्ती चीज़ों के बदले महंगी चीज़ों को एक्सचेंज करना पड़ जाता, लेकिन करेंगे नीड वांट तो सेटिस्फाई करनी थी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई गुड्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। सस्ती के बदले महंगी गुड्स एक्सचेंज हो जाती थी, महंगी के बदले सस्ती गुड्स एक्सचेंज हो जाती थी, क्योंकि उनकी कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज ऐसे होता है, अगर आप मार्केट में 1000 रुपीज़ लेके जा रहे हो तो आपको 1000 की चीज़ मिलेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि आज के टाइम में मनी को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। गुड्स एंड सर्विस की मनी में क्या निकाली जा रही है, वैल्यू निकाली जा रही है। लेकिन बार्टर सिस्टम में कोई भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू नहीं निकलती थी, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी। अगर आपको क्लोथ की नीड है तो बदले में आपको महंगी राइस देने पड़ते थे और क्लोथ एक सस्ती वैल्यू थी, तो आपको वो एक्सचेंज करना पड़ता था, क्योंकि आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए और उसे खाने के लिए राइस चाहिए। अगर दोनों ऐसे पर्सन मिल गए तो गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। ये नहीं देखा जाता था कि राइस की वैल्यू ज़्यादा है, क्लोथ की वैल्यू कम है। तो इट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। फिर डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू तो होती ही नहीं थी। अब वुड यू डिसाइड टू पे इन टर्म्स ऑफ टेबल और चेयर्स, इन टर्म्स ऑफ राइस एंड वीट, इन द टर्म्स ऑफ ड्रग्स और चॉकलेट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट वुड सर्टनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। भैया आज मुझे अपने कपड़े दे जा, जब राइस की फसल होगी तब तेरे को राइस दे देंगे। अब क्या पता राइस की फसल खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, राइस की फसल खराब होगी, तो आपकी तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट खत्म होगी। तो इसी कारण से सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी कि इसमें फ्यूचर पेमेंट करना, फ्यूचर में गुड्स को एक्सचेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट था। एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आज आपको राइस की नीड है, फॉर एग्जांपल आपको आज राइस की नीड है। अब जिस पर्सन के पास गए, आपको राइस की नीड और आपके पास क्लॉथ है। अब जिसके पास आप गए उसे अब क्लॉथ की नीड है, अब आपने क्लॉथ तो उससे दे दिया, अब राइस की फसल जब होगी तभी आप उसे क्या दे पाओगे, राइस दे पाओगे। तो फ्यूचर पेमेंट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट्स काफ़ी मुश्किल था। आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई मान लो आपने उससे क्लॉथ तो ले लिए, अब उसे अब राइस देने, अब राइस तो आपके पास है नहीं, आपने उसे बोला भी क्लॉथ मुझे दे दे, जब राइस की फसल होगी तब मैं तेरे को राइस दे दूंगा। अब आप राइस की फसल 3-4 महीने बाद होगी, ख़राब हो जाए, बाढ़ आ जाए, फसल सारी ख़राब होगी, तो आप अपनी पेमेंट फ्यूचर पेमेंट कैसे करोगे। तो लोग इससे डरते कारण फ्यूचर पेमेंट के लिए हाई नहीं करते थे, फ्यूचर में गुड्स एक्सचेंज हाई नहीं करते थे। तो मौके पे जो चीज़ है उसी को एक्सचेंज करते थे। इससे लोगों की काफ़ी नीड वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर पेमेंट्स थी ही नहीं। तो इट इज़ आल्सो द मेजर लिमिटेशन। फिर डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जैसे हम मनी को आज आप स्टोर कर सकते हैं, तो उस टाइम गुड्स को भी तो स्टोर कर सकते थे, लेकिन गुड्स को स्टोर करने क्या लगती थी, काफ़ी वैल्यू लगती थी। फिर नेचुरल डिजास्टर होने का क्या रहता था, डर रहता था। आज हमारे बैंकों में पैसा पड़ा है, अगर बाढ़ भी आ जाए तो भी हमारा पैसा खराब नहीं होगा, हमारी जेब में पैसा पड़ा है, बारिश आ रही है तो हमें कोई डर नहीं है, मनी हमारी क्या है, सेफ पड़ी, और आप जब मर्जी चाहे इसके बदले गुड्स ऑफ एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड है। लेकिन उस टाइम पे गुड्स को आपने स्टोर तो कर लिया कि भाई फ्यूचर में नीड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को स्टोर कर लिया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, आप तेज बारिश आ गई, गुड्स खराब हो गई, फसलें खराब हो गई स्टोर करने से, तो आप फ्यूचर में अब कैसे गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करोगे, कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। फिर अब मनी को तो ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाया जा सकता है, जेब में आ गई मनी, ईजिली आप उसे कैरी कर सकते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली ले जा सकते हो। लेकिन गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में काफ़ी कॉस्ट लगती थी, हैवी कॉस्ट लगती थी। तो इसी कारण से इट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम कि सीसी इकोनॉमी के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को स्टोर करना काफ़ी महंगा पड़ता था, इट इज़ वेरी हाईली कॉस्ट। फिर उसके खराब होने का सबसे ज़्यादा डर रहता था। फिर तीसरा, इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में क्या होती थी, काफ़ी डिफिकल्टी होती थी। तो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब इन्हीं लिमिटेशंस को देख के क्या इवेल्युएट की गई, मनी इवेल्युएट की गई। तो इट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। और ये इतनी लिमिटेशंस बढ़ गई थी, फिर मनी को एक इवेल्युएट किया गया, फिर मनी को एक कॉमनली एक्सेप्टेड ऑफ माना गया, तभी उसके बदले गुड्स एंड सर्विस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ द बार्टर सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो बेटा आज हमने
नया टॉपिक देखा कि मनी क्या होता है। मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर एक पर्सन को मनी को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट इज़ ए लीगल टेंडर है, हर को मनी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी मनी लेने से मना नहीं कर सकता है और बदले में गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। जितनी उस गुड्स एंड सर्विस की मनी में वैल्यू है तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मनी। और बार्टर सिस्टम हमने देखा, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फिर मनी का भी वैल्यूएट की जब बार्टर सिस्टम में क्या होगी, लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा होगी, इनएफिशिएंट हो गया, फिर मनी को वैल्यूएट किया गया। फिर मनी में सबसे पहले क्या है, कॉइन्स आए गोल्ड एंड सिल्वर के, फिर लोहे मेटल आए, फिर अलॉन्ग विद पेपर नोट्स आए, फिर पेपर नोट्स के बाद क्या है, प्लास्टिक मनी आई जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर आई, इंटरनेट बैंकिंग आई, पेटीएम आ गया, यूपीआई आ गए। तो इट इज़ द लेटेस्ट मनी। तो इट इज़ ओवरऑल अबाउट मनी एंड बार्टर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप टाइप्स ऑफ मनी। ओके, थैंक यू।